दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज़ बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है। चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो लोग चूक गए हैं, उन तक वो नोटिफ़िकेशन अगर पहुँचते हैं और वो अगर इसको देख पाते हैं, तो वो देख सकें। यही एक कारण है। तो आप इसको देखें। ये एक इजरायली ज्यू है जो कि अंध है, धर्म में, धार्मिकता में अंध आदमी है। इसको अगर आप सुने और किसी किसी चौराहे पे जो है अंध भगत को सुने, आपको कोई फर्क लगेगा नहीं। देखिए वीडियो ये। किसी भाषण में, किसी मंच में, किसी रैली में, किसी रोड शो में, कहीं भी देख ले आप। उनका चेहरा बड़ा एकदम एकदम जैसे कि एकदम तना हुआ, है ना? आक्रामक। आंखें मतलब लगता है कि इसमें से लेजर के किरण निकलेंगे और आपको जला के भस्म कर देंगे। इतना गंभीर और इतना तनावपूर्ण चेहरा लेके घूमते, इधर हँसते-वसते नहीं है वो। सुचारू रूप से चल ला सकने लायक जो तंत्र था ना, उसको अंदर से पूरा खत्म कर दिया है। और आने वाले समय में अब आप देखिए हर चीज, ये जो उन्होंने फसल लगाई थी, वो जो पुरानी बेडरॉक थी उसके ऊपर में जो फसल थी, उसको इन्होंने काटा शुरू के 4-5 साल इकोनॉमी के रूप में। उसके बाद इनके अपने कर्म सामने आने लगे हैं, वो फसल पकनी शुरू हो गई है। विदेश नीति के बारे में देख लीजिए, वो फसल अब पकनी शुरू हो गई है। इनको पता नहीं है कि इसका ये समाधान किस तरह से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। वैसे तो आज छुट्टी का दिन माना जाता है, रविवार मतलब कि छुट्टी का दिन। हम भी कभी-कभी मना लेते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ा बात कर ही लेते हैं। और बात करेंगे तो किससे करेंगे? हमने कहा हमारी तरह का कोई एक आदमी ढूँढते हैं, जो रविवार हो फिर भी जो है वो टाइम निकाल दे और थोड़ा आपसे बात कर ले और बात ही करेंगे और तो क्या करेंगे। दुनिया तो बदल नहीं सकते हम लोग, तो बात ही करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसे दोस्त को ढूँढा जाए जिससे कुछ भी बात कर सकते हैं और आप सब तो वैसे हैं ही पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने मनीष भाई जो है, मनीष सिंह साहब, उनको आमंत्रित किया। कल रात को हमने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब कल सुबह टाइम निकालेंगे थोड़ा? तो बोले क्या करेंगे? मैंने कहा यार वो शेक्सपियर जो है ना वो लिख के गया था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके किरदार हैं या कलाकार हैं। तो कुल मिला के बस खेलना है, हमको खेला करना है। मैंने कहा इस चीज़ को लगता है कि दुनिया के आजकल जितने भी लीडर्स हैं, उन सब ने लिटरली ले लिया है कि हाँ, यही करना है क्योंकि शेक्सपियर कह के गया है। और जो खेला अभी मचा हुआ है पूरी दुनिया में, मैंने कहा उसी पे बात करेंगे। यहाँ थोड़ा बहुत जो देश में हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम उसको जोड़ रहे हैं। मनीष भाई आ चुके हैं। तो मनीष भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रविवार आपका भी शुभ हो और हमारे नमस्ते दर्शकों मयूर का भाई, भी। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, जो दर्शक परिचित है उनसे आप लोग अलग तरह से परिचित है ना मनीष भाई से। आप इनको जानते हैं रिबॉन मनीष से, ठीक है? क्योंकि ये वैसे वे ये कैमरा के सामने जाते नहीं है। ये मैं पकड़ के कैसे भी करके खींच के ले आता हूँ, आमतौर पे नहीं जाते हैं ये, पर लिखते बहुत बढ़िया है। और रिबॉन मनीष से आप जानते हैं, एक्स पर उनकी, फेसबुक पर और भी कहीं-कहीं होगी, लेकिन मैं तो 2 जगह से परिचित हूँ। ज़बरदस्त उनकी जो है वो कलम चलती है और जैसे फेसबुक मैं और पहले ट्विटर भी पर कह ही चुका। हूँ और कोई तीसरा सोशल मीडिया माध्यम भी।
नहीं, मुझे नहीं पता सर, मैं अनपढ़ आदमी इस मामले में, मुझे 2 का पता है। मुझे वो हमारे इसका तो मैं ये मज़ाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सही में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। होंगे भी या नहीं भी होंगे, मुझे मतलब मैं इनसे ही परिचित हूँ और फेसबुक पे भी मैं बहुत कम जाता हूँ। मैं तो ट्विटर पे जाता हूँ, आपकी लिखी हुई जो आपका जो तंज़ होता है खतरनाक, वो पढ़ लेता हूँ। और भी कुछ अच्छे और भी लेखक हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, 2-3 हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ नहीं पाता मैं। गर्ग साहब का आलेख पढ़ता हूँ मैं, गर्ग साहब जो लिखते हैं। आपका लिखा हुआ पढ़ता हूँ। बाकी ऐसे ही सरसरी नज़र से देख के फिर निकल जाते हैं। तो आप सब लोग रिवोन मनीष से इनको जानते हैं, ये मनीष सिंह साहब हैं। तो ये देहावतार में इनको देख लीजिए आप, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है? और आज बात शुरू करेंगे। मनीष भाई, अमेरिका, इज़राइल, उधर वो किम जोंग उन ने बताया कि 2 दिन पहले 10 मिसाइलें दाग दी साउथ कोरिया पे, और पुतिन ज़ेलेंस्की का अलग से जो है वो नाटक चल रहा है उधर। हमने भी थोड़ा बीच में खेल लिया, फिर ताऊ ने आके बीच में रोक दिया हमको, तो रुक गए हम लोग। तो ये क्या है, मतलब वो शेक्सपियर को सीरियसली ले रहे हैं या पूरी दुनिया पागल उठी है? करना क्या चाहते हैं ये लोग आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने कल कॉल किया और मैंने पूछा भाई क्या एजेंडा, किस विषय पे बातचीत होगी, आपने कहा कोई विषय नहीं है, बस जो हो रहा है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो पूरी दुनिया में लगभग ऐसा ही हो रहा है कि जो हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया करो, उस पर कुछ प्रतिक्रिया आएगी, उस पर कुछ प्रतिक्रिया करो, और ये प्रतिक्रियाओं का दौर मिलजुल करके जो अभी आप धारा देख रहे हैं उस चीज को दिखा रहा है। ऐसे तो हिंदुस्तान में अभी बड़ा उदास सा माहौल है, मजा नहीं आ रहा है। कुछ लिखने पढ़ने के लिए हमको चाहिए कि भाई मोदी जी कुछ बोलें, बेचारे चुप रहते हैं वो आजकल। उदास-उदास से जाते हैं, G7 में गए, वो तीसरे दिन और समापन समारोह में गए। 2 दिनों तक उनकी तस्वीरें नहीं आईं। आखिरकार एक किसी अंतिम के इवेंट में कुछ फ़ोटो वगैरह आई। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा मज़ा कम है। कहीं चुनाव भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में नेचुरल है कि हम लोग अपनी बातों को ये विश्व में और गाज़ा में और इज़राइल और ईरान के बीच की लड़ाई के ऊपर जाएँ। कल रात को अमेरिका भी उसमें कूद गया है और उसने कुछ ईरानी ठिकानों के ऊपर में हमले भी किए हैं। अब पता नहीं क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ट्रम्प काका ने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं युद्ध में कूदूँगा, लेकिन 15 दिन का वो धैर्य रख नहीं पाए, कल रात को ही कूद गए। अब सुन रहे हैं कि उन्होंने तमाम अपने जो एयरबेस हैं आस-पास मिडल ईस्ट में, उन सभी को वो खाली कर दिए हैं, और इसका मतलब ये है कि उन्हें भी ईरानी मिसाइलों का डर है। तो ये कुछ अजीब से बिना एजेंडा वाले, बिना किसी विज़न वाले, और वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें से क्या फ़ायदा कैसा निकाल लें हम। चाहे वो चुनावी फ़ायदा हो, चाहे वो डील का मामला हो। डील मतलब अब आप देखिए कि ट्रम्प साहब का भी यही हाल है कि जहाँ जाते हैं अपने परिवार के लिए और अपने बिज़नेस के लिए और अपने देश के लिए और अपने तमाम पॉलिटिकल फ़ायदों के लिहाज से ही वो डील की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सब आजकल लीडर नहीं है, डीलर हैं, और जब डीलर होंगे, तो वो एक व्हाट्सएप स्लाइड आई थी ना कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है, उसकी प्रजा भिखारी होती है, तो पूरी दुनिया का वही हाल होता हमको दिख रहा है। ये दौर है साहब। एक और दौर भी हमारे यहाँ शुरू हुआ है अभी। मैंने दृश्य देखा और मैं गदगद हो गया। अब किस भावना से ग्रसित होके गदगद हो गया ये आप समझ लीजिए। लेकिन ये दृश्य मैंने देखा। मैं आपका भी उस पे जो है वो आपकी भी वो उसमें टिप्पणी चाहूँगा। मैंने जब कल ये देखा, मैंने कहा वाह भैया कमाल।
बड़ा गजब है। मैं मैंने कहा ना, अभी भी मैं गदगद हो गया। मैं इसको कल देखा तो मैंने कहा जा कि सकता है, क्या बोला जा सकता है? क्या करें अभी मनीष भाई? वो मतलब वो ये जनता के नेताओं के बीच का सबका हाल है। इसको अगर आप देखें फिर से, सिर्फ विजुअल चला है इसको, अगर इसको देखें आप, है ना, ये ये एक रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता है। उधर एक बीजेपी वालों का कुछ कुछ स्टॉल बॉल वहां पे कुछ है, मंडप सा कुछ बना हुआ है। इधर कुछ ये लोग है, ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और जय श्री राम के बीच का वॉर चल रहा है, नाम का वॉर, युद्ध लड़ रहे हैं ये लोग। ये एक कच्चा रास्ता एक नाली के समान है भाई साहब, वो चलने के लायक नहीं है, वहां से आप गुजर नहीं सकते। इस पर खड़े होके, और फिर वो जो कीचड़ वाला पानी है, वो आदमी जो है जगन्नाथ का जो भक्त है, वो तो उसको उठा के फिर मतलब इसकी चिंता नहीं है आपको। ये जो जिस जगह पे खड़े हैं, ये महिलाएं जो जा रही हैं बेचारी, साड़ी ऊंची करके उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप चल नहीं पाओगे वहां। वो रास्ता ठीक हो, उसके लिए ये जय जगन्नाथ और जय श्री राम वाले क्या मिलजुल कर, ये जो गांव है तो उसके पंचायत के सरपंच या सचिव के पास जाके ये हल्ला बोल दे कि रोड लाओ, रास्ता लाओ, ठीक से हमको जो है वो चलने के लिए सड़क दो। अगर वो नारा लगाए तो हम समझ भी पाए, लेकिन ये कौन सा है कि ये जय श्री राम और ये जय जगन्नाथ वाला मामला, भाई साहब हम ये इसको समझ नहीं पाए। होना तो ये चाहिए था ना मनीष भाई कि ये जाए और कहे कि यार सड़क बना दो यार, तुमको पैसा मिलता है। नहीं, मैं समझता हूँ हमारी जो रीजनल एस्पिरेशन वर्सेशनलिज्म और ये सारी चीजें जो पिछले 10-12 साल में लोगों के दिमाग में बोई गई हैं। जय जगन्नाथ उड़ीसा की बात हो रही है और जय राम हिंदुस्तान के एजेंडे की बात हो रही है। अब स्टेट का एजेंडा हो, नेशनल एजेंडा हो, दोनों जगह जमीन, जो आपने कीचड़ की बात की और जो वहां से कुत्ता जा रहा है और महिलाएं करके उसका आप एक तरफ छोड़िए, दोनों तरफ एजेंडा भगवान है। मेरा भगवान बड़ा है या तुम्हारा भगवान बड़ा है, और इस चीज का इससे होगा कि दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा ऊंची, कौन ज्यादा जोर से, दोनों एक ही गांव के लोग हैं और कुछ समय के बाद ये लोग एक जी फिर बैठेंगे और जी इसी विषय पर ही बात करें कि इसने गांव की बात है। अमेरिका ने भारत एडवाइजरी जारी करी है, तो उसमें जी उन्होंने अब ट्रैवल हिंदुस्तान है क्योंकि अमेरिकन ट्रेवलर्स के लिए सेफ नहीं है। तो ये जी भी हमारा कहीं पर इशू नहीं है। हमारे पास भगवान, आप देखेंगे भगवान के साथ साथ में इंसानों का भी हमने बंटवारा किया हुआ है। जी एक समय था गांधी पैन इंडिया एक एंटिटी हुआ करते थे, उसके जी अलावा और कोई दो जोड़ करके चला करती थी। और दूसरा सुभाष जी चंद्र बोस थे जिनकी लोकप्रियता बंगाल में ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन गांधी एक पैन इंडिया चेहरा हुआ करते थे। ये गांधी, नेहरू, सुभाष ये सब मिलकर के हिंदुस्तान को के एक आइकन होते थे। आप देखेंगे आज उन मूर्तियों को उखाड़ करके और वहां पर अलग अलग रीजनल वो किसी महाराणा प्रताप की हम बात कर लें तो उनको एक पर्टिकुलर जाति ने कैप्चर कर लिया है। हम बिरसा मुंडा की बात कर लें तो वो झारखंड में, तो राष्ट्रीय मूर्तियों को उखाड़ करके और उसकी जगह पे छोटी-छोटी रीजनल जातिगत इस तरह की मूर्तियां, और यहाँ पर वही भगवान को हमने एक श्री राम वर्सेस जगन्नाथ, ये प्रक्रिया हमारी सोच का पूरा दायरा, हमारी सोच पूरी उसी लाइन पर चल रही है। जी प्रतिक्रिया भी उसी तरह की आ रही है, क्षेत्रीय पार्टी भी उसी तरह से जवाब दे रही है और उनको यही करना पड़ेगा क्योंकि लोगों के दिमाग में यही धर्म पूरी तरीके से घर कर गया है। अभी कल जी परसों जापान ने कोई एक
6G वाला कोई एक ऐसा लॉन्च किया है, कोई मिसाइल है या शायद अंतरिक्ष यान है जो बूस्टर रॉकेट है और रीयूजेबल है। कहीं पर जी, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। आप जी। सोचिए 25 साल से ईरान लगातार लगा हुआ है, उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली और ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जिसको पश्चिम की पूरी टेक्नोलॉजी रोक नहीं पा रही है। तो हुँ, आवाज़ से 10 गुना और 15 गुना की स्पीड से चल रही हैं। लेकिन क्या आपने हुँ। उसमें देखा कि उसके लिए कोई नेता अपने पोस्टर लगवा रहा हो सड़कों पर? कभी खामेनी को आपने जो जंपसूट होता है पायलट्स वाला वैसा पहन कर के घूमते हुए उस तरह नहीं, का नहीं। प्रचार करते हुए या उसके नाम का जिसको जो काम करना होता है वो शांति से करता है, अपने काम में लगा हुआ रहता है और वो जिस तरह की बातें करेगा देश का लीडर, नीचे तक हुँ, वही बातें परकोलेट होती हैं और फिर इसी तरह की बातों का एक्सचेंज जनता के अलग-अलग सेक्शंस के बीच में होता है। तो ऊपर से जो गंगोत्री से जो गंदगी बही हुई है ना साहब, वही अब जी। आपको यहाँ उड़ीसा में दिखाई देती है और उसी का मैनिफेस्टेशन है ये सब एक जगह से निकला हुआ अलग-अलग किस्म का कचरा है, जो नीचे हमारे सरों के ऊपर पे तैर रहा है। ये बात सही है आपकी, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज़ हम ये भी आपसे समझना मतलब हम सब मिल के समझना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में आप कहीं भी इनको देख लें, किसी भाषण में, किसी मंच में, किसी रैली में, किसी रोड शो में, कहीं भी देख लें आप, उनका चेहरा बड़ा एकदम एकदम जैसे कि एकदम तना हुआ, है ना? आक्रामक, आँखें मतलब लगता है कि इसमें से लेज़र के किरण निकलेंगे और आपको जला के भस्म कर देंगे। इतना गंभीर और इतना तनावपूर्ण चेहरा लेके घूमते हैं, इधर हँसते-वसते नहीं है वो। और जैसे ही वो भारतीय विमान में बैठ के वो उड़ के कहीं चले जाते हैं, उधर वो हँसते ही रहते हैं। ये हमको समझ में नहीं आता है। वहाँ जाके ऐसी-ऐसी बातों पे हँसते हैं जहाँ पे हँसना नहीं चाहिए। ठहाका लगाते हैं, किलकारियाँ करके हँसते हैं और इधर जैसे ही आते हैं ऐसे एकदम चुप, एकदम गंभीर, एकदम जैसे लगता है कि मतलब परकाया प्रवेश कर लेते हैं। उधर कुछ अलग सी काया में जाते हैं या तो पता नहीं क्या है, इधर कुछ अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? ये ये इसलिए ये एक आत्मा के अंदर की मजबूती का अभाव है। देखिए, हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, 2-3 किस्म की लीडरशिप के बारे में हमको बताया गया था और एक डोमिनेंट लीडरशिप के बारे में कहा गया था। अ, होता क्या है, एक उस तरह का लीडर होता है जो अपने अंडर में जो लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके लिए फाइट करता है और बाहर उनके साथ मिली हुई ताकत से फाइट करता है। ये एक यूनिट की तरह। दूसरा लीडर वो होता है जो अपने लोगों को दबाता है और अपने से ऊपर दुर्बल को दबाना है और सबल के सामने लेट जाना है। और ये एक पूरी व्यक्ति के अपनी अंदर की गुणवत्ता है। आप हमेशा ये देखिएगा कि जहाँ भी जो भी इनसे कमज़ोर, इनके ऊपर निर्भर या इनकी ताकत से दबाया जा सकने वाला कोई भी व्यक्ति हो, संस्थान हो, लोग हों, उनके सामने ये बिल्कुल स्माइल नहीं करेंगे। गॉड लाइक मतलब स्माइल करना तो भाई एक ह्यूमन थिंग है ना। भगवान जब आप हो जाते हैं, सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, तो आपको स्माइल नहीं करना है। उनकी सोच है ऐसी। हमारे तो सारे भगवान ऐसे अभय मुद्रा हाँ, करके हमारे तो मैंने कहा हमारे तो स्माइल मुस्कुराते करते हुए हुए ही तथास्तु दिखाई की देते मुद्रा हैं। में सब लेकिन हम उनकी देखें सोच देखो ये अपने नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये स्माइल नहीं करेंगे। ये उसके सामने में स्माइल करेंगे जिससे ये डरते हैं। समझ रहे हैं? दुर्बल को डराना है और सबल जिसके सामने डरते हैं, उसके सामने दाँत नहीं फोड़ना है। आप और वो हँसते भी जो है ना साहब, वो इसलिए हँसते हैं क्योंकि कैमरा है सामने। उनकी वो मुझे जो जब कभी भी किसी ऐसी क्लिप को हमने देखा जिसमें कोई ऑडियो आ रहा हो, उस ऑडियो में कोई भी सेंसफुल बात कभी वो करते हुए नहीं कभी सुनाई दी। वो सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए, स्टिल फोटोग्राफ्स के लिए करते हैं, जिसमें कभी वो ऐसी उँगली उठाते हैं, कभी वो ऐसा मुट्ठी भाँजते हैं, कभी वो किसी और किस्म की मुद्रा जो पावरफुल मुद्राएँ होती हैं।
उन मुद्राओं को वो कोशिश कर रहे हैं इमिटेट करने की, और उस तरह के फोटो साथ तो फोटोग्राफर चल रहा है, और हो सकता है 50 फोटो में 3 4 5 7 फोटो बहुत अच्छे आ गए, एकदम मजबूत लीडर जिसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें वो अब ओबामा के कंधे पे आप हाथ मार रहे हैं। भाई एक हिंदुस्तान, अलग-अलग देश की अपनी संस्कृति होती है, हम लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ जगह पे किस किया जाता है गाल के ऊपर, कुछ जगहों पे गले पे, यूरोप लेकिन में। वो एक व्यक्ति का दायरा होता है, एक पर्सनल बबल होता है, वो अलग-अलग संस्कृति में अलग-अलग होता है। और यूरोप में इस तरीके से हाथ मारना, फर्स्ट नेम लेना, है ना, पहले नाम से बुलाना, ये सब चीजें बहुत लंबे पुराने रिलेशन के बाद में होती हैं, और कोई किसी के पर्सनल बबल में प्रवेश नहीं करता है। एक्चुअली ये रूडनेस और बदतमीजी समझी जाती है। तो यहाँ इन सब सांस्कृतिक जो बदलाव हैं या गैप हैं, इसकी इनको कोई समझ नहीं है। इनको सिंपली फोटोग्राफ्स चाहिए, और पूरे फोटोग्राफ्स इस तरह के, यही तो इनका उपलब्धि, ये एल्बम जो है, ये फोटोग्राफ्स जो है, आज नहीं 11 साल से पूरी विदेश नीति में क्या उपलब्धि हुई है साहब? विदेश नीति के केवल 2 ही मेन आपके पैमाने होते हैं। पैमाना पहला ये है, आपका विदेश में व्यापार कितना बढ़ रहा है। 11-12 सालों में कितना बढ़ा है? आपका तो विदेश व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला गया है। दूसरी चीज हो स्ट्रेटेजिक अलायंस आप कितने मिल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस का ये हाल है कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष जो है, वो आपके माय फ्रेंड डोनाल्ड के साथ में अभी कल परसों डिनर करके आया है। और पाकिस्तान जैसे, जिसको अभी कुछ दिन पहले तक टेररिस्ट स्टेट बनाने की स्थिति बन गई थी, उसने ट्रम्प साहब के लिए नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड किया हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आपका अमेरिका दोस्त हुआ करता था चाइना के खिलाफ, रशिया दोस्त हुआ करता था चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। अब तो पाकिस्तान के साथ में चाइना भी दिख रहा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी दिख रहा है, और चूंकि चाइना है तो रशिया के साथ भी उसके ठीक ठाक रिलेशन है, क्योंकि हमने भी बीच में उसको हॉस्टाइल कर दिया। उससे तेल ले रहे थे, और अडानी जी जो है उसको यूरोप में ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर के हमको एक ऐसी परिस्थिति में ले आई हैं जहां पे हम पूरे अकेले हो गए हैं। तो न स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं आपके पास, न विदेश व्यापार बढ़ा है, और तो कोई तीसरा पैमाना होता नहीं है साहब विदेश नीति का। यहाँ तीसरा पैमाना इन्होंने पैदा किया, फोटोग्राफ्स, मजबूत, ऐसा ऐसा। अरे ये सब भाव भंगिमाएं ही उनका पूरा उपलब्धि का पैमाना है। पहले ये होता था कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जब बाहर जाते थे या वहां से वापस आते थे, तो पत्रकारों को वो बताते थे कि किस विषय पर हमने बातचीत की, किस तरह के समझौते हुए, इससे किन विषयों पर लाभ होगा, कितने डॉलर का, या किस तरह से व्यापार बढ़ेगा, क्या स्ट्रेटेजिक, हमारी स्ट्रेटेजिक बातें तो नहीं बताई जाती थी, लेकिन व्यापारिक बातों को बताया जाता था। बताया जाता। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, साइप्रस गए, क्यों गए, क्या किया, कुछ पता चला? फिर वो क्रोशिया गए, क्यों गए थे, कुछ पता चला? कुछ बढ़ा, कुछ स्ट्रेटेजिक हमको सपोर्ट मिला? कुछ नहीं मिला। अभी गए, अब क्या हुआ, अमेरिका में पता नहीं चला, उनके तो यहाँ पे फोटोग्राफ भी नहीं आए। नहीं। तो अब हम हिंदुस्तान में लोग अगर मीम बनाते हैं या मजाक बनाते हैं, तो वो तो भाई इसी मुद्दे पर, उसी मानदंड पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट पहले तो कम से कम भाई स्टाइलिश फोटो लेके आते थे, इस बार तो वो भी नहीं लाया। बचा क्या है आपके पास में? 11 सालों में, अभी सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ खुद नहीं लिखते होंगे, किसी से लिखवाते होंगे, कोई घोस्ट राइटर, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि एक बनी बनाई और सुस्पष्ट विदेश नीति, जिसमें भारत एक मध्य मार्ग को लेकर के, सबको साथ में लेकर के चलता रहा है। हमारे साथ कैनेडी भी आ जाता था, हमारे साथ रशिया भी आ जाता था। वो दौर लंबे समय तक चला है। हमने अमेरिका से भी न्यूक्लियर डील की, और रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा ही रहा है। हम कहते थे हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन असल में हम दोनों तरफ थे, दोनों तरफ से लाभ उठाया करते थे, और गुट निरपेक्षता के नाम पे खुद अपने आप में हम 100 से ऊपर देशों के लीडर भी हुआ करते थे। क्या खूबसूरत विदेश नीति थी, दुनिया में हमारी तूती बोलती थी। ये उस दौर की बात है साहब, जब हमारे पास ना तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, ना हम बहुत बड़े देश थे। हमारी तो मतलब राख से खड़ा हुआ था, 198-95 करोड़ का 1947 में हमारे पास बजट हुआ करता था। अनाज भी मंगाना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद विदेशों में हिंदुस्तान की एक वक़्त हुआ करती। आज कहीं कुछ नहीं है, जबकि सारी चीजें आपके पास, एटम बम भी है आपके पास,
इकोनॉमी भी है, आपके पास 14 लाख की फौज भी है, आपके पास डोनाल्ड फ्रेंड भी है, आपके पास जिनपिंग फ्रेंड भी है, आपके पास वो शरीफ भी है जिसके यहाँ बिरयानी खा करके आए थे। फिर कहाँ मुंह छुपा के घूम रहे हैं साहब आप? अभी ये बताया उन्होंने कि वो अमेरिका में ट्रंप साहब का जो भोज था उसको उन्होंने इसलिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उन्हें महाप्रभु की धरती पर आना था ओडिशा में टू मेक सम स्पीच। और उसका जो नतीजा आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देख लिया, तो महाप्रभु वर्सेस श्री राम चल रहा है वहां पर। तो यही उनकी प्रार्थना है, यही देश की धारा हो गई है। अच्छा, ये नीचे हमने अभी एक बैनर जो है स्क्रॉल करवाना शुरू किया है, वो इसलिए इसका संदर्भ भी बता देते हैं। आप नीचे अगर पढ़ रहे हैं तो हमने वो एक स्क्रॉल चला रहे हैं अभी हम कि भाई हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल, फिर वो चैनल का लिंक डाला हुआ है और फिर नाम भी लिखा है कि मयूर जानी पॉडकास्ट को भी आप जरूर से फॉलो किया कीजिए। अभी अभी बनाया है, 2-3 दिन हुए हैं। वो क्यों क्यों बनाया पता है आपको? वो इसलिए बनाया क्योंकि कुछ भी करके हम जैसे लोग जो बात कर रहे हैं ना, उनके चैनलों को जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के या तो ब्लॉक करवाया जा रहा है। ये बीच में इसलिए कह रहा हूँ मनीष भाई कि इस पर भी बात थोड़ा 2 मिनट बात करना जरूरी है। या तो फिर उनको कम्युनिटी वायोलेशन की स्ट्राइक लगाई जा रही, और अभी भी ताजा एक हमारे, आप भी जानते होंगे, बड़े वरिष्ठ हैं हम सबके, हरिशंकर जोशी जी, बहुत ही अच्छा व्यंग और कटाक्ष बहुत अच्छा करते हैं और बहुत सटीक कहते हैं। उनका एक चैनल है संदेश टीवी का, है ना। तो हरिशंकर जोशी जी का हमको कल रात को या सुबह कुछ मैसेज आया, फोटो, हमारे गेस्ट बन चुके हैं, हमारे यहाँ 2-3 बार हम लोग बात कर चुके हैं। इनकी फोटो दिखा दूं मैं, हरिशंकर जोशी जी की, है ना, वो एक बार आप देख लें तो आपको याद आ जाएगा कि हम हरिशंकर जोशी की बात कर रहे हैं। आप उनको हमारे कार्यक्रम में, और उनका खुद का भी एक बहुत बढ़िया, उत्तर भारत में उनकी भी काफी दर्शक का परिवार उनका बहुत अच्छा है। और मैं फोटो इनकी निकाल के जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ख्याल आ जाए, समझ में आ जाए कि ये हम इनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हरिशंकर जोशी जी का अपना चैनल है, संदेश करके है। ये चैनल जो है, इनका मैसेज आया कि बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक कर दिया गया? तो इसके बारे में उनको ये बताया गया कि कोई कम्युनिटी वायोलेशन हुआ है, उनसे कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई उनसे वायोलेशन हुआ है। और उनका एक मैसेज भी पढ़ूं, उनका आग्रह था कि मैं, और किसी ने कुछ नहीं बताया होगी कौन सी वायोलेशन, किस तरह की चीज का वायोलेशन हुआ है। कोई कुछ नहीं बता रहा है सर, कोई कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन मैं उनका मैसेज पढ़ रहा हूँ, उनकी फोटो में अभी पता नहीं क्यों यहाँ लग नहीं पा रही, लेकिन उनका मैसेज नाम में लोग पूछते हैं कि ये रिबॉर्न क्यों लगा हुआ है, मयूर भाई। हाँ, मेरे नाम में लोग पूछते हैं कि रिबॉर्न क्यों लगा हुआ है। वो उस पर हम लोग खुलासा कर लेंगे। ये जो अभी आप जोशी जी के बारे में बता रहे हैं या दूसरे चैनलों के बारे में बता रहे हैं, ये एक बेसिक यही पैटर्न है। मैंने पहली आईडी जब बनाई थी तो मनीष सिंह ही था मैं जैसा आदमी अपने कोई आईडी बनाता है, और वो आईडी 10-12 साल पुरानी थी। मेरी बहुत मेमोरी से, तब मैं पॉलिटिकल नहीं लिखता था, अपनी यात्रा के वृत्तांत लिखता था, बच्चों के कुछ फोटोग्राफ्स थे, पूरे बचपन का एक तरीके का एल्बम था, और हर दिन कुछ ना कुछ एक मेमोरी आ जाती थी। सो इट वाज लाइक मी, वो मेरा ओरिजिनल जो व्यक्तित्व था वो हुआ करता था। वन फाइन डे जब मैंने ये पॉलिटिकल लिखना शुरू किया, बंद हो गया। कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन है। किस बात का उल्लंघन है, कैसा उल्लंघन है? आज तो बल्कि मैं थोड़ा हार्श बातें लिख देता हूँ। उस जमाने में तो भाई लिखने में थोड़ा सा झिझक के साथ में लिखा करता था, बहुत सॉफ्ट लिखा करता था। लेकिन हाँ, तकनीकी रूप से अच्छी चीजें होती थी, लोगों तक बात पहुंचती थी, और वो आमतौर पे वो सरकार के खिलाफ आप मान सकते थे। आईडी गई, तब मैंने बनाया मनीष सिंह रिबॉन, वह भी गई। फिर मैंने बनाया रिबॉन मनीष। इसके अलावा हिंदी में पेज हुआ करता था, इंग्लिश में एक MANISH लिखा हुआ पेज हुआ करता था, फिर हिंदी में मनीष। सारे, मतलब मैं अभी जो ये मेरा रिबॉन है, रिबॉन का मतलब ही है कि मेरी एक आईडी गई, दूसरी आई वह भी गई, तीसरी आई वह भी गई, और इस तरीके से बार बार रिबॉन हो रहे हैं। तो ये
प्रक्रिया आज की नहीं है, ये 2019-20 से हम लोग झेलते आ रहे हैं। अब ये यूट्यूब तक पहुंच गया है। अभी आप देखिए तो सही, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर कुछ चैनल इस तरह करके आ जाए तो वो उनका भी किसी ना किसी तरीके से लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर तक पूरा एक ही पैटर्न है। हिम्मत नहीं है इनकी कि ये सच्चाई को सुन सके। हिम्मत ही नहीं है इनकी कि किसी बात को ये बौद्धिक रूप से जवाब दे सके। जवाब तो हमेशा गालियों में आते हैं, या इस तरह के स्ट्राइक के रूप में आते हैं, या सिस्टम को कर लेना। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम को, या वहां पे आप अगर 100-200 लोगों के साथ में लगातार अगर कोई शिकायत कर दें, सरकार की तरफ से चिट्ठी चली जाएगी, भाई ये इस तरह का वायलेशन कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपने क्या वायलेशन किया। अंदर ही अंदर सिस्टम जहां पर जो पावरफुल है उसको प्रभावित करके, आप इसको और विस्तार में लेकर के चले जाइए, तो चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स में लोग हों, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब जगह तो यही हो रहा है। जो सत्ता के लिए किसी तरह से भी अनकंफर्टेबल है, उसकी आवाज को, उसकी एक्टिविटी को बंद करना। खालिद करके जो बंदा है, आज मेरे ख्याल से 3-4 साल से हो गया वो बंदा, आप उसकी जिस स्पीच के ऊपर में उसके ऊपर यूएपीए लगा है, आप देखिए, कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब आप जिस तरह की बात करते हैं, वो उस तरह की बात कर रहा है। बड़ा ही नॉर्मल और बिल्कुल। बड़ा ही लॉजिक के साथ में वो बंदा बात कर रहा है। आज 3 साल की जेल हो चुकी है उसको। अरे अपराधों में, मतलब आप गैर इरादतन हत्या कर दे साहब, तो 2 साल की जेल होती है। हत्या 2 साल की जेल है। उस बंदे को 3 साल से, उसको किस तरह से किया जा रहा है? सिर्फ सिस्टम को इसी तरीके से अंदर ही अंदर ट्विस्ट करके। उसको डेट नहीं मिलती है, उसकी डेट सुनवाई की आगे बढ़ा दी जाती है। उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे लाद दिए गए हैं, अलग एक ही बात को लेके अलग-अलग तरीके से, कि उसको हर एक की पर्ची लेते आज समय निकल चुका है। जितने मामलों, अगर 20 मामलों में उसको जमानत मिल चुकी है, तो अभी 21वें में नहीं मिली है, दैट्स व्हाई इज इन जेल। तो ये पूरे सिस्टम को, तो चाहे वो यूट्यूब का सिस्टम हो, चाहे वो फेसबुक का सिस्टम हो, चाहे वो हमारी व्यवस्था के अंदर, इन्होंने सब जगह पे सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश की है, इनकी वन अपमैनशिप कायम रहे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने जो एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चल ला सकने लायक जो तंत्र था ना, उसको अंदर से पूरा खत्म कर दिया है। और आने वाले समय में अब आप देखिए, हर चीज, ये जो उन्होंने फसल लगाई थी, वो जो पुरानी बेडरॉक थी, उसके ऊपर में जो फसल थी, उसको इन्होंने काटा शुरू के 4-5 साल इकोनॉमी के रूप में। उसके बाद जब इनके अपने कर्म सामने आने लगे हैं, वो फसल पकनी शुरू हो गई है। विदेश नीति के बारे में देख लीजिए, वो फसल अब पकनी शुरू हो गई है। इनको पता नहीं है कि इसका ये समाधान किस तरह से, और जब तक ये रहेंगे, ये समाधान कभी नहीं कर सकते। ये आपको महाप्रभु वर्सेस श्री राम का ही सॉल्यूशन देंगे। जब तक आप इस कुत्ता घसीटी वाली लड़ाई में व्यस्त हैं, तब तक इनकी मौज है। जिस दिन आपको होश आ जाएगा ना, तो फिर किसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म की या उसकी जरूरत नहीं रहेगी। दुनिया ने देखा है कि फासू किस तरीके से लौट के अपना झोला उठा के जाना पड़ा है। इसके बहुतेरे एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में, और वो होगा। वो तो होना है, वो होगा। मैं दर्शक बहुत कई बार पूछ लेते हैं कि आप इतने आशावादी कैसे होते। मैंने कहा भाई, काल काल का पहिया तो है, वो घूमता रहता है, किसी किसी के लिए ठहरता नहीं है। बस ये है कि थोड़ा जब संक्रांति काल होता है तो थोड़ा दर्द, पीड़ा, तकलीफ, दुख आपको ज्यादा महसूस होता है। वैसे वो भी एक समय का हिस्सा है, तो ये भी वक्त है, ये भी जाएगा, और इसके बाद का जो वक्त आने वाला है वो भी आएगा। तो कोई भी काल जयी तो है ही नहीं ना, वो तो कोई नहीं है। तो काल को कौन जीत सकता है? तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन मैं जोशी जी की एक बात जो उन्होंने मुझे बड़ी वो लिख के भेजी है, मैं वो हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक हैं, वो उनके भी बहुत सारे दर्शक हैं जो कॉमन हमारे व्यूअर्स हैं परिवार के, तो उनका एक मैसेज है जो उन्होंने कहा है कि मैं आप तक पहुंचाऊं सब तक। तो लिख रहे हैं जोशी जी कि मेरे मेरे चैनल संदेश न्यूज को यूट्यूब ने प्रतिबंधित कर दिया है। 7 दिन के लिए अपलोड करने पर रोक लगा दी है, और साथ में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी है,
लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। जैसे अभी भी मनीष भाई ने भी अपना अनुभव कहा। मेरी जानकारी के मुताबिक हेटर्स जब सुनियोजित तरीके से किसी वीडियो की रिपोर्ट करते हैं या सत्ता का दबाव होता है, तब यूट्यूब ऐसी कार्रवाई करता है। मेरे जिन 2 वीडियो पर मुझे प्रतिबंधित किया गया है, उनमें से एक का शीर्षक है, क्या बर्बादी की तरफ देश को ले जा रहे हैं मोदी? दूसरा वीडियो है, उसका शीर्षक है, आयातुल्ला के शासन का अंत कर पाएगा अमेरिका? रूस और चीन जानते हैं कि ईरान के बाद उनकी भी बारी आएगी। मेरे किसी वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है और यूट्यूब बिना स्पष्ट किए दंडित करता है, जो न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। मैं विनम्रता के साथ सच के रास्ते पर चलता रहूंगा, भले ही कितनी भी बाधा आए। और उनका ये था आग्रह कि मैं कम से कम, क्योंकि अचानक से चैनल पे अपलोड होना बंद हो जाए तो जो दर्शक आप सब जो हैं वो जिनको देखना सुनना पसंद करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, उनको मन में सवाल होता है कि क्यों बंद हो गया। 7 दिन तक अगर कोई चैनल पे कुछ अपलोड ना हो तो परेशानी हो जाती है। तो उनका ये संदेश था, मैंने आप सब तक पहुंचाया। 7 दिन तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे और ये हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है, तो इसलिए हमने वो नीचे वाला खोला हुआ है। यहाँ नहीं तो वहीं मिल सकते हैं, तो वो 2-3 दिन से खुला है। तो आप सबसे आग्रह भी है और विनती भी है कि वहां जाके इसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि कम से कम कोई एक सिरा जो है वो खुला रहे, जरिया जो है वो खुला रहे बातचीत का, और जो है हम अपना काम भी करते रहें। इसलिए एक और चीज है, नीचे आपने पट्टी में जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको आप दिखा रहे मैं हैं। कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, इसके पहले भी ये एक मित्र ने कुछ कमेंट किया था जिसमें लिखा था कि अगर भाजपा होती और 1947 में होती तो आजादी हाँ कुछ अभी कहाँ है लिख ये? रहे हैं आप कि एक G7 मैं परिपत्र नहीं अभी दिखाया गया, जैसे कनाडा इसमें गए पीछे थे क्या? मैं जाता हूँ हाँ, कहाँ? लोगों के दिमाग में कहाँ इस तरह जाना के है? सवाल आते हैं। आमंत्रण तो खैर आया था और इसकी स्पष्टता जो क्या थी वो सवाल क्या है आपका? आप कैनेडियन कौन से पीएम ने सवाल की की थी। बात कर रहे हैं मनीष भाई? अब उसका कोई इन्विटेशन तो आरटीआई में दिया जाए वो सेट नहीं करता। जी। आप कौन से सवाल की बात कर रहे हैं जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? मैं वो कमेंट, आप कौन सी कमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं तो पाया। पहले 2 या 3 पहले कमेंट थे वो। अच्छा, अच्छा, एक नीचे हमारे एक कमेंट ये पट्टी अजय, में आया था। जी, अच्छा, उसकी अच्छा, बात वो कर दिख नहीं रहे अभी, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो शायद ऊपर चले गए होंगे तो वो आ नहीं रहे। तो एक हमारे मिश्रा जी हैं, कहते हैं कि आरटीआई में पीएमओ के G7, हाँ, 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 वो उन्होंने बड़ा विचित्र से जवाब दिया है कि 2 देशों के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं। अगर इफ एनी इन्विटेशन इज देयर, इफ एनी ब्रैकेट में है जवाब में, तो क्या पता इन्विटेशन मिला हो या ना हो। इन्होंने कपड़े-वपड़े सिलवा लिए होंगे, नए वाले, और वो अनिल अंबानी साहब का डील भी तो करना था। तो वो उसमें फाल्कन, देखिए G7 का अपना एजेंडा वो डेवलपमेंट से जुड़ते हैं कि आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाया जाएगा। ये जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक जुड़ी हुई मसलों पे मीटिंग नहीं होती है, व्यापार से जुड़े हुँ, हुए मसलों पे मीटिंग होती है। हाँ, ठीक बात है हुँ, साइड में वहाँ पे वो कुछ स्ट्रैटेजिक हुँ, मसलों पे भी बात कर लेते होंगे। लेकिन हुँ, मुख्यतः व्यापार से जुड़ा हुआ मसला होता है, हम क्या लेंगे, हुँ, क्या देंगे, किसके यहाँ से क्या टैरिफ, क्या टैक्सेशन, इस तरह की चीज़ों को लेकर के वहाँ पे चर्चा होती है और हिंदुस्तान का वहाँ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हिंदुस्तान में है। तो वो सरकार चाहे किसी की भी रहेगी, दुकानें जहाँ पे खुली हुई हैं, वहाँ पे ग्राहक को तो बुलाया ही जाएगा। तो हम वहाँ बतौर ग्राहक जाते हैं, वहाँ हम कोई मतलब उस पूरे मॉल में हो सकता है कुछ हम खरीद लें, उनका लाभ हो जाए। तो ऐसे देशों को वहाँ विशेष आमंत्रित के तौर पे बुलाया जाता है। हम जा रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। आप बताइए G20 हमारे यहाँ पे हुआ या G7 में हम 2019 से लगातार बुलाए जा रहे हैं। क्या निकला है? हासिल क्या हुआ है? ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ा है ना, मतलब आप चीज़ें वहाँ से खरीद कर के ला रहे हैं। यहाँ का माल तो वहाँ बिक रहा नहीं है। तो ये सब सिर्फ फोटो ऑप्स हैं
और इनका कोई लाभ तो है नहीं। मनीष भाई, थोड़ा इस तरफ भी आ जाते हैं कि एक बात की बड़ी चर्चा, अब जो दुनिया भर के जो प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसमें ज्यूज भी आ गए, मतलब जो ज्यूज में भी जो मतलब जो कि प्रबुद्ध हैं या जो अपने आप को भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना, उसमें घबराते नहीं, ऐसे सब लोग के बीच में एक चर्चा बड़ी चल रही है। और मैं इसको इसलिए विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि हम इसको एड्रेस करें, इसलिए क्योंकि वही अवगुण जो है हम में खिल उठा। कुछ अगर आप उसको कंपेयर करें तो लगता है कि वो अवगुण जो कि यहूदियों में पता नहीं 2, 3, 4 हजार सालों से है, वो अब हम में भरपूर खिल उठा है। वो है कि हम मतलब हमारे ऊपर हमको अचानक से एक ऐसा एक गर्व हो चला है कि हम मतलब हम हैं। जैसे यहूदियों में ये हो रहा है, ये बड़े पत्रकार हैं वहां के, बड़ा उनके नाम का उच्चारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं उनका नाम ले नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहूदियों में ये बहुत मतलब ज्यूज उस तरह, वहाँ वेस्टर्न जर्नलिज्म में बड़ा नाम है, इजराइल में बड़ा नाम है इनका। ये कुछ कह रहे हैं, इनको सुनना चाहिए। और क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? इस पर भी हमको बात करनी चाहिए। सुनिए आप। You to tell us what to do. Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. If we are the chosen people, who are you to tell us what to do? Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. It doesn't apply on us. It applies on any other place on earth, not on Israel. Because we are the chosen people. Don't you understand it? The second very deep-rooted value is obviously the value of we, the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupation, than the Israeli occupation. Some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. Not only the victim, the only victim. If to phrase here, if to quote here the late Golda Meir, whom I quoted also last time, I know, but it is so unforgettable, I have to use it again. She once said that we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do because we are the only victims. To this, there is a third very deep-rooted value, and this is the very deep belief. Again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you'll find it there. The Palestinians are not equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. This is very, very deep-rooted in Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, all our dreams, and we have some dreams, and I'll get to them, all our dreams will never become true as long as this core issue will not change. तो अब ये भी हजारों सालों से अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं। हम भी कुछ 1500 या 1000 साल से अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं। ये पूरी भाषा जो बोल रहे थे मयूर भाई, 80 साल पहले हिटलर यही कह रहा था। ये ज्यूज नीचे हैं, जर्मन्स ऊपर हैं, ये ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ये क्रूएल हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, ये अपने बच्चों को हमारी तरह प्यार नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों को जैसे हम बेहतर, यही सब बातें तो थी। और किसी और कौम ने इन्हें गैस चेंबरों में यही सब बातें कहते हुए डाला था, और आज ये लोग यही सब बातें कहते हुए किसी और को गैस चेंबर में डाल रहे हैं। ये इतिहास का एक चक्र है ऐसा। अक्सर यही हुआ है कि जब ताकत मिलती है तो विक्टिम जो है ना, वो खुद ऑप्रेसर बन जाता है, वो खुद आतताई बन जाता है, दानव बन जाता है। ताकत को मिल जाना, सफलता को पचा लेना, सफलता पाना एक चीज
होती है सफलता को पचा लेना और उस सफलता के मद में जो है मतलब कपड़े फाड़ करके सड़कों पर बेशर्म घूमना, ठीक है, हर इंसान के ऊपर हर काम के अंदर थोड़ी एक अस्मिता और एक गर्व भावना रहनी चाहिए। वो स्थिति थोड़ी-सी रहे तो इकोनॉमी अच्छी चलती है, काइंड ऑफ होती है। अभी ये नेतन्याहू और इस तरह की टीम ने जो हालात बना दिए हैं, पूरी दुनिया एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा मयूर भाई, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, शिप के लिए आते हैं और उन्हें कुछ मैं प्रोजेक्ट और उसके मॉनिटरी इवैल्यूएशन की चीजों के ऊपर परिणाम को आंकड़ों में नहीं बता सकते हैं, संख्या में नहीं बता सकते हैं, तो इट डजंट एग्जिस्ट, मतलब वो है नहीं वास्तव में। और आप देखिएगा आजकल के नेता किसी किस्म के डेटा में बात नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बात करते हैं। जैसे हमारी हमारा गर्व, हमारा सम्मान बढ़ गया, विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कैसे नापेंगे इसको? पहले 100 लीटर सम्मान होता था, अब 150 लीटर होने लगा है क्या? देयर शुड बी सम डेटा ना, आप जिसको बड़ा पहले था, अब ये है आगे और हम इसके लिए करें। नहीं, हमारा सम्मान बढ़ गया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसके पहले एक हंसपा मोदी जी थे, अभी हट गए, कांग्रेस के थे, उनका भी यही था, छत्तीसगढ़िया अस्मिता। तो क्या बढ़ गया? ये अस्मिता को कैसे नापा जाता है? आप पॉवर्टी एलिविएशन को नाप सकते हैं, आप सड़कों की लंबाई को नाप सकते हैं, आपने कितने रोजगार दिए उसको नाप सकते हैं। इन विषयों पर आप बात करेंगे तो कोई दूसरा आंकड़ा फट से आ जाएगा। आप देखिए 2019 के बाद से तो एनएसएसओ के आंकड़े आने बंद हो गए हैं। किसी भी विभाग का आंकड़ा नहीं आता है। जो मंत्री कुछ भी बोल दे, जो कोई अधिकारी कुछ भी बोल दे, दो अलग-अलग जगहों पे अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग आंकड़े बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। आंकड़ों से, डेटा से ये लोग बचते हैं, जहां भी ऑब्जेक्टिवली वेरिफाइबल इंडिकेटर लेकर के अपनी बात को सिद्ध करने की स्थिति बनती है, ये वहां से भाग जाते हैं। और ये किन विषयों पर बात करेंगे? ये सिर्फ गर्व पे बात करेंगे, ये सिर्फ इतिहास में हमारे साथ, और इन्हीं बकवास और एब्स्ट्रैक्ट बातों को चिल्ला चिल्ला करके हमारे यहाँ तर्क में भी, मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर हम इसी तरह से टीवी ये हालत बना दिए, हम तो आप अब बड़ी शांति से बातचीत कर रहे हैं, शाम की बहस को आप देखिए किसी टीवी चैनल पर, मतलब वहां पे वो कुकुर झौंसी वाला, भोजपुरी में कहते हैं कुकुर झौंसी चल रही है। अभी 1-2 दिन पहले एक बंदा जो है वो शीर्षासन करने लगा पूरे नेशनल टीवी के ऊपर में, नेशनल चैनल पर। तो इस तरह की नाटकबाजियां वो भदौरिया, अच्छा मजे की बात, वो तो बड़ी मजे की बात है। लोगों को लगता है यही बातचीत का तरीका है, लोगों को लगता है इसी तरह से ही बस होनी चाहिए। उसमें माफ करो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उसमें तो मजेदार बात है, वो दर्शकों को बता दें, एक कोई चैनल है, कौन सा है, वो सब एक से दिखते हैं, पता नहीं लोगो अलग अलग होता है, लेकिन चैनल तो एक ही, काम तो उसका एक ही है। तो वो जो कोई एक चैनल है, वहां पे योग, अब ये योगा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो योग है योगी कहूंगा उसको, योग डे, योग दिवस के उपलक्ष्य में कोई चर्चा हो रही थी एक दिन पहले। तो भाजपा और संघ की ओर से भी एक प्रवक्ता थे, और ये भदौरिया साहब पता नहीं अब समाजवादी हैं या कांग्रेसी, लेकिन दोनों में से कोई एक है। तो अनुराग भदौरिया नाम है उनका। तो बहस वहां तक हो गई, जा चुकी, मतलब पहुंच गई कि भदौरिया साहब ने जो है स्टूडियो में धड़ाम से कर दिया शीर्षासन। अब वो संघी जो है उनकी बेल्ट ढीली हो गई, उनके पसीने छूटे, और पब्लिक ने बड़ी तालियां बजाई। ये एक तरह का सर्कस ही था, लेकिन भदौरिया ने किया ये दिखाने के लिए कि अगर आप इतना योग 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 लेके जो घूम रहे हो, तो एक छोटा सा एक आसन करके दिखा दो भैया। योग का ही आसन है, इसका नाम है शीर्षासन। पता है आपको, वो सब होने के बाद वो संघी जो था, उसने क्या दलील दी
ये योग नहीं कह, इसको योग नहीं कहा जा सकता। आपने जूते पहन के शीर्षासन किया है, योग में जूते नहीं पहन सकते, तो ये योग ही गलत है। उसके बाद बचाव के लिए यही था बस। आप समझ रहे हैं? जैसे कि इससे बढ़िया, इससे फालतू कोई जोक नहीं हो सकता, लेकिन वो उस गंभीरता से कह रहा है। नहीं, और कैसे, चाहे जैसे लोगों को एजुकेट करने के लिए होना चाहिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए होना चाहिए, को क्या सोचना है, क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई एक रेशनल, एक तार्किक परिणति पे पहुंचाना, डेटा बताना, घटनाओं को बताना, वैश्विक एग्जाम्पल देना, और देश क्या कर रहे हैं, किसी दौर में क्या हुआ था। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जिसमें आप अपनी जनता को एजुकेट करते हैं, जानकारी देते हैं, अच्छी बुरी सारी चीजों को। वहां पर अब आप योगा और शीर्षासन इस तरह के करतबों से अगर आप टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसे चैनल को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं अपने घर में पिछले 2017-18 के बाद से टीवी निकाल दिया है। वी डोंट हैव टेलीविजन, है ही मेरे नहीं, यहाँ भी नहीं है, और इसी वजह लेकिन से हमने निकाल दिया है। और नहीं यहाँ वो शीर्षासन से एक और चीज कहूंगा कि आप इस बात को मत मानिए कि संघियों से बेहतर से शासन कोई कर सकता है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की वैचारिक धारा को, हमारे देश की जो परिभाषा है उसको, हिंसा और अहिंसा को, सत्य और असत्य को, उन्होंने असत्य को सत्य बना दिया है, अहिंसा को अहिंसा बना दिया है, उन्होंने शर्म को गर्व बना दिया है, उन्होंने कुशिक्षा को शिक्षा बना दिया है। सब पहलुओं में हिंदुस्तान को उन्होंने शीर्षासन करा दिया है। संघियों से बेहतर कोई करवा सकता है क्या, मुझे बताइए? तो इस बात का पूरा क्रेडिट दीजिए कि वो फिजिकली भले शीर्षासन न कर हो, पूरे देश को उन्होंने शासन करा दिया है। ये उन सबसे बड़ी सफलता। नितिन नितिन गडकरी बेचारे कुर्सी पे बैठ के योग कर रहे हैं। वो जयशंकर जो है बेचारे, वो कॉन्स्टिपेटेड चेहरा लेके पता नहीं उनको खड़ा कर दिया, वो भी मतलब सब। वो आठवले का वीडियो कभी एक साल पुराना है, देखा है आपने? ये लोग, ये क्लाउन है। मतलब मैं एक बार कह चुका हूँ, फिर से कह दूं, मैं जोकरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। वो बाय प्रोफेशन जो जोकरगिरी करते हैं, वो तो अपना पेट पालने के लिए करते हैं। ये जो पैदाइशी क्लाउन है, जिनको सिर्फ तमाशा ही करना आता है, इनसे भरा हुआ है भाई साहब। और इनका अगर आप देखें ना, जैसे ये एक और वीडियो में दिखाऊं आपको, ये एक इजरायली ज्यू है जो कि अंध है, धर्म में, धार्मिकता में अंध आदमी है। इसको अगर आप सुने और किसी किसी चौराहे पे जो है अंध भगत को सुने, आपको कोई फर्क लगेगा नहीं। देखिए वीडियो ये। Non-Jews as the same. No. כאילו שווה ערך. No. Okay, explain. एक मिनट, अब ये सुनिए। Do you see Jews and non-Jews as the same? No. כאילו שווה ערך. No. Okay, explain. I see Jews as the chosen nation. Okay. They were chosen by Hashem. Does that make Jews better? Makes Jews different. Okay. Like So- not all of our body parts are the same. They're all the same parts of the body, but there's the mind, there's the heart, there's the foot. They're not all the same. They're all part of the same body. Do they deserve the same rights? Let's put it that way. What Jews, Political non-Jews, rights. anyone who lives here, let's say. Does everyone deserve the same? You treated the same. Let's put it that way. I think not. I think that this is the nation of the Jews, that the Jews should have more rights than the non-Jews. Like, give me an example of a right that a Jew should have that a non-Jew shouldn't. Right now, I think that the Jews should get land here, like the Bible says that each Jew, when Yeshua came with the Jews to Israel, each one got his own plot of land. So I think that each Jew should get his own plot of land, and non-Jews shouldn't. निश्चित रूप से मुझे अब ऐसा लगता है कि ये यहूदीवाद जो है वो अब खतरे में है। हिंदुत्व तो खतरे में है ही है। और ये आप जानते हैं कि जो ज़ोरास्ट्रियन धर्म है वो भी लगभग खतरे में है। 40-50 हजार या शायद 2 लाख लोग उसके बचे हुए हैं। ये धर्मों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? और सबसे बड़ी इस्लाम
दुनिया की 20-25% पॉपुलेशन तक उसको मानती है, और वो इस्लाम को अंगीकार किया जा सकता है। आप भले किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, आप इस्लाम को अंगीकार कर सकते हैं। उसके आइडियल्स में यदि आपको भरोसा है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं चूज़न वन हूँ, आप यहूदी धर्म को अपना नहीं सकते। आप उसमें सिर्फ पैदा हो सकते हैं। आप चूज़न वन हो। आप तुलना कीजिए हिंदू धर्म के साथ में भी। हिंदू धर्म को कोई अभी अभी हाल में ज़रूर कुछ घर वापसी और कुछ कोई मुस्लिम थे जो अब आकर के सीधे हिंदू बन गए हैं हिंदुस्तान में। अभी कुछ भाजपाइयों ने ऐसा किया है। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो हिंदू धर्म को अंगीकार कैसे किया जाए, इसका कोई रिचुअल आपको किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में नहीं मिलेगा कि एक नॉन बिलीवर या नॉन हिंदू को हिंदू बनाने की ये रस्म है, या ये होने पर वो हिंदू हो जाएगा। हम इसीलिए खतरे में हैं। हमको ये लगता है, हमने अपने धर्म का प्रसार कैसे करेंगे भाई? हम तो अपने धर्म के अंदर भी बहुत सारे हिंदुओं को नॉन हिंदू या अनइक्वल बना करके रखे हैं, जाति प्रथा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो धर्म है और ये जो चोजन वन होने का एक गर्व है, यही सनक असल में अंदर से इन धर्मों को खतरे में ला करके रखी। और जो भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है, ये लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा कि मूलतः धर्म की अगर आप असली शिक्षाओं के भीतर में आप जाएंगे, तो लगभग हर धर्म एक ही प्रकार की बातें करता है। लेकिन हम सबसे बेहतर हैं वाला भाव ज्यादातर उसका जो दक्षिणपंथी तबका होता है, वो या उस पे जुड़ी हुई कुछ नई अवधारणाएं जोड़ दी जाती हैं। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदुत्व और हिंदू ये दो अलग चीजें हैं। हिंदुत्व एक पॉलिटिको रिलीजियस धारणा है जो सावरकर की दी हुई है। ये हिंदू सुप्रीमेसी की धारणा है। ये बात सही है आपकी, और पता नहीं क्यों शायद अचानक से आपका मनीष भाई जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ लगता है। लेकिन मैं अपने सभी हमारे दर्शक परिवार को बता दूं, हमने जैसे आपने कहा, हमने कमेंट में भी वो मयूर जानी पॉडकास्ट की वो लिंक जो है वो डाल दी है। तो हम तो चाहेंगे कि आप उसको भी जो है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जोशी जी के साथ हुआ है, बहुत सारे और भी लोग हैं उनके साथ भी हुआ है। जोशी जी ताजा उदाहरण है उस चीज के। मनीष भाई फिर से जुड़ गए हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं। हाँ, रूठ गया था आपसे, इंटरनेट रूठा हुआ था जी, आइए। हाँ, मुझसे रूठा हुआ है, थोड़ा ये रूठना मनाना चलते रहना चाहिए, तो मैं आ गया हूँ वापस। तो मैं ये कह कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक नहीं है, इनको एक न समझिए। ये एक गैंग है जो हिंदुत्व को लेकर के हिंदू धर्म की शिक्षाओं का कुछ मिला जुला करके एक अलग ही कॉकटेल बना। ठीक उसी तरीके से यहूदी धर्म की शिक्षाओं को जैनिज्म जो हम कहते हैं, जिसमें वो एक यहूदी सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम चूजन वन है, हमारे ब्लड अलग है, हमारा खून अलग है, हमारी हम ऊंचे हैं। ये रेसिज्म, ये ऊंच नीच का भाव ही किसी धर्म के मतावलंबियों के अंदर में फूट पैदा करता है, या उसे दूसरे धर्म के सामने में एक दुश्मन की तरह खड़ा कर देता है। और आखिरकार ये लोग को खतरे में आना ही है, खतरे में रहेंगे ही, और अच्छे से खतरे में है। हम भी खतरे में पिछले 10-12 साल से चल रहे हैं। जब तक तरह की ये हिंदुत्ववाद की सोच से या जैन सोच से ओरिजिनल जो कम्युनिटी है वो बाहर नहीं आते, तब तक तो ये खतरे रहेंगे और इस तरह के युद्ध होते रहते हैं। इस बीच एक बहुत अच्छा वीडियो आया है मेरे पास, मैं इसको भी दिखाई दूं। हम लोग के हमारे मन में छवि ये है, और वो है क्योंकि ईरान को लेकर के भी बड़ा वो एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव इस्लाम के कानूनों को, जो शरिया के कानून है और पूरी तरह से इस्लामिक तरह से जो है वो चलता है, तो वहां पे महिलाओं के प्रति काफी बर्बरता है, असहिष्णुता है, और ये सब चीजें हमारे सामने लगातार परोसी जाती है, और हम उसको पढ़ते लिखते हैं, और आमतौर पे हमारी इमेज ये बनती है कि बहुत ही इनटॉलरेंट कंट्री होगा ये। लेकिन एक
ऐसी वीडियो भी आई है कि वहां 100 साल पुराना ईरान में तेहरान, डाउनटाउन तेहरान में एक 100 साल पुराना सिनेगॉग है। अब सिनेगॉग कहते हैं जो जहां यहूदी जाके अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। मुसलमान भाई जाते हैं उसको मस्जिद कहते हैं, हम लोग जाते हैं उसको मंदिर कहते हैं, सिख भाई जाते हैं वहां पे उसको गुरुद्वारा कहते हैं। वैसे वहां यहूदियों का सिनेगॉग है, तेहरान में है, 100 साल पुराना है। और ये बमबारी और मिसाइल विसाइल जो एक दूसरे पे फेंके जा रहे हैं, लेकिन वहां सिनेगॉग का क्या हाल है, ये मुझे लगता है कि दर्शकों को देखना चाहिए। George, can you tell us more about this monument? This is the Haim Synagogue in downtown Tehran. It's more than 100 years old and it's still active. Let me say that again. The Haim Synagogue in downtown Tehran. The largest community of Jewish people in this entire part of the world is here in Iran. They have members in the parliament, members in the government, they're honored, treasured. There's not even a guard on this synagogue, and there doesn't need to be, because the Iranian people honor, value, cherish the Jewish community that lives here and has lived here since ancient times. Jewish people at least will know of the house of Esther and Mordechai in the Iranian town of Hamadan, which is a place of pilgrimage for Jews all over the world. You didn't know any of this, did you? Because they don't want you to know about any of this. Iran is a priceless mosaic of many faiths, many peoples, many cultures, and of great and ancient history. It's also a country of 90 million people, and it's well able to handle its own security. So those who dream of making war on Iran should not do so, and nobody who watches this, at least, should support it. अब ये पता नहीं था हमको, तो हमने भी कल ही देखा इसको, कहीं एक्स पे ही हमारे सामने घूमते घूमते आया है। नहीं, देखिए ईरान आर्टिफिशियल कंट्री नहीं है। वो पाकिस्तान की तरह या इजराइल की तरह धर्म के आधार पर बना हुआ कोई देश नहीं है। वो अपने आप में खुद से हिंदुस्तान की तरह, आप जैसा उसको समझिए, कि बहुत लंबे समय से अपने आप में एक ब्लूम हुई एक वो सभ्यता है। और पर्शिया जिसको कहते हैं, मतलब पर्शिया में ईरान तो उसका ये नया नाम हो गया है, उसमें कम से कम 7 या 8 एथनिसिटी के लोग हैं, जिनकी अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, अलग खान-पान है। उसमें शिया भी हैं, उसमें सुन्नी भी हैं। शिया बहुल नेशन माना जाता है, लेकिन सुन्नी भी पर्याप्त मात्रा में है वहाँ। ज्यू पर्याप्त मात्रा में है। आसपास के जो मतलब ट्राइबल्स जो हैं, वो भी हो सकता है मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन उनका पूरा कल्चर पूरी तरीके से अलग है, भाषाएं अलग हैं। तो ईरान अपने आप में बहुलवादी देश रहा है, और उसमें जहाँ पे बहुलतावादी कल्चर होता है, उस जगह पे एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट की आदतें लोगों को, तो आप देखेंगे वहां पे एक जगह चर्च भी मिल जाएगा, तो वहां सिनागॉग भी मिल जाएगा, तो वहां मस्जिद भी मिल जाएगी। इसमें कोई अचंभा करने की बात नहीं। अचंभा तो आप इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश, ये आर्टिफिशियल देश, ये नेचुरली बने हुए देश। आप देखिए इस्लाम की आप बात कर लीजिए, वहां पर शांतिपूर्वक मुसलमान भी पहुंचते हैं, ठीक है, कभी कभी शांतिपूर्वक मुसलमान भी पहुंचते हैं, वहां ईसाई भी पहुंचते हैं। तो आखिरकार मुसलमान और ईसाई एक दूसरे को वहां पे स्थान तो देते हैं ना। एक जगह ऐसी है वहां, शायद जगह है जहाँ एक तरफ मुसलमान जाते हैं, दीवार है, क्रिश्चियंस आके उसी जगह पूजा करते हैं। एक तहखाना है दीवार होती है वो, जिसमें यस। तो ये धीरे तमाम के बाद, तमाम सहयोग के बाद ये चीजें डेवलप हुई। तो लंबे समय में ईरान में उससे डेवलपमेंट आया है। यहाँ कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। ये है बिल्कुल।
तो ये आज हम लोगों को मिलके बात करनी थी थोड़ी, हम भी सोचे कि आज थोड़ा आप सबसे इस विषय पर, हालांकि इसमें कोई तड़क भड़क तो कुछ है नहीं, ना कोई सनसनी है, कुछ ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी जो है जो जो दिमाग जिसका ठिकाने हो, ऐसे लोग जो बात करते हैं वैसी बात हम हमेशा करते हैं, आज भी करनी थी। आप सब भी बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े। मनीष भाई, संडे को आपने भी वक्त निकाला और कुछ ऐसी जरूरी बातें हमने की जो मुझे लगता है कि आज इस तरह की बात की देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। दुनिया में तो हमारी कौन सुनेगा, लेकिन कम से कम देश में कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके लिए बात कर ले। तो ये हमने बातचीत की, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। आपका और आपके परिवार का रविवार और आने वाला समय बहुत शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे, ऐसी शुभकामनाएं। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका, आपके दर्शकों के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत यहीं समाप्त होगी आज, और आप सबने भी बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट किया। एक बार फिर से कहूंगा आप सबको कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें। ये अब तक तो बिल्कुल इसमें कोई वायोलेशन का 2-3 बार कोशिश हुई, लेकिन बचे हुए हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करें। और साथ में ये जो लिंक दिख रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में भी डाला हुआ है, उसको भी कर ले, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर इसको कोई स्ट्राइक बैक लगा दिया, तो फिर वहां उस चैनल पे हम आपसे रूबरू हो सकते हैं और आप भी हमसे मिल सकते हैं। तो ये वो लिंक है, कमेंट में भी डाला हुआ है। आप सब एक बार जो है दिन की शुभकामनाएं देंगे, स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देंगे, और जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।